अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम इशू के हवाले से, और वो ये है कि अक्सर लोगों को मैदे में बहुत ज़्यादा मसला होता है। कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती, या तो कहते हैं कि मुझे मैदे में जलन बहुत ज़्यादा होती है, या कहते हैं कि मुझे दिल बहुत बार बार ख़राब होता है, या कहते हैं कि मुझे डकारें बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये किसकी वजह से है, और अगर पता चल जाए तो इसका इलाज हम क्या करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात एक और ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो इसके लिए इलाज भी कर लिया, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा भी ली, लेकिन फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका मैदा ठीक नहीं होता। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये होता क्यों है। असल में ये होता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 50% लोगों के मैदे के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं। तो अगर किसी के मैदे के अंदर एच पाइलोरी का बैक्टीरिया हो तो इनिशियली तो उसको कोई अलामात नहीं होती, इनिशियली तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया जैसे अंदर चले जाते हैं तो शुरू शुरू में ये कुछ नहीं कहते, ये अंदर पड़े रहते हैं और बंदे को कुछ नहीं कहते, ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब ये कि ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर टाइम गुजरता जाए और इसको ख़त्म ना कर दे, ये मतलब उधर पड़े रहे, तो फिर बंदे को तकलीफ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये करता है कि ये जहाँ पर पड़े होते हैं उस जगह पर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, ठीक है। मतलब ये कि वहाँ पर सोजिश कर देते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्राइटिस हम जो मैदा होता है उसके अंदर वाली लेयर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाए तो इसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती, ठीक है, उसको दिल बार बार ख़राब होता है, उसको जलन होती है मैदे की जगह पर, और उसको डकारें बहुत ज़्यादा आती है। तो ये हमारे पास इसके अलामात है। अगर हमने इस स्टेज पर भी इसका इलाज कर लिया और इसको ख़त्म कर दिए तो बंदा ठीक हो जाएगा। अगर हमने इस स्टेज पर इसको कंट्रोल ना किया और इसका इलाज नहीं किया तो ये एडवांस स्टेज पे चले जाएंगे, और एडवांस स्टेज इसका ये है कि ये वहाँ पर अल्सर बना देंगे। अल्सर बनाने का मतलब ये है कि मैदे के जो अंदर वाली लेयर है ये बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक गड्ढा सा बना देते हैं जिसको हम अल्सर कहते हैं। तो वहाँ पर ये अल्सर बना देते हैं। अक्सर लोग आपने सुना भी, वो कहते हैं कि मेरे मैदे के अंदर जख्म है, तो जख्म हम इसी अल्सर को ही कहते हैं कि वो मैदे के अंदर जख्म बन जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, वो जब अल्सर बनता है तो ये हमारे पास मैदे के अंदर भी बन सकता है, और मैदे के साथ जो इंटेस्टाइन का पार्ट मैदे के साथ अटैच है उसके अंदर भी काज कर सकते हैं। तो दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर ये अल्सर मैदे में बन जाए तो मैदे के अल्सर की ये अलामत है कि ये खाने के साथ बढ़ जाता है। मतलब अब अगर आप खाना खाओगे तो खाने के साथ आपकी तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये अल्सर इंटेस्टाइन में बन जाए, मतलब इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्टमक के साथ अटैच है जिसको हम डुओडेनम कहते हैं, अगर उसके अंदर हो जाए तो फिर वो खाने के साथ कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्सर पैदा कर देता है। अगर हमने इस स्टेज पर इसका इलाज कर दिया और इसको ट्रीट कर लिया, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर ये एक और भी एडवांस हो जाएगा, और ये मैदे के अंदर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। मैदे का जो कैंसर है ये उन लोगों की निस्बत जिनके मैदे में एच पाइलोरी ना हो, उन लोगों में ज़्यादा है जिनके अंदर एच पाइलोरी हो। क्योंकि जब एच पाइलोरी अंदर पड़ा होता है तो ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं वहाँ पर, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों को एच पाइलोरी का मसला हो आखिर में उनको कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब ये हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कैसे कैसे पैदा करते हैं, तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जो मसला है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि आपको भूख नहीं लगेगा, आपको मैदे के अंदर जलन हो रही होगी, आपको उल्टियाँ आती होगी, ठीक है, आपको डकार आते होंगे। तो अगर किसी को ये मसला है तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये एच पाइलोरी की वजह से। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। जो पहला टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हो जाता है, इसको हम ब्लड एंटीजन कहते हैं, एच पाइलोरी ब्लड एंटीजन, ठीक है। लेकिन ये सही टेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा एच पाइलोरी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इसकी कोई अथेंटिसिटी है ही नहीं। मतलब अगर किसी को 5 साल पहले हुआ है, आज भी अगर आप इसका टेस्ट कर लो तो उसका पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सही टेस्ट नहीं है। हमने कोई ऐसा टेस्ट करना है जो अथेंटिक हो, जो हम ये दिखा सके कि अभी इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक को हम कहते हैं एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन, दूसरी को हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। जो एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन है उसमें हम ये करते हैं कि हम बंदे को कहते हैं कि आप थोड़ा सा बड़ा पेशाब कर ले, एक वो डब्बा सा होता है उसके अंदर पेशाब कर लेते हैं, फिर उसको हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते थे, और तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें एच पाइलोरी है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि इसमें हम बंदे को कहते हैं कि आप अपनी सांस बाहर की तरफ निकाल लें। जब वो सांस निकालता है तो उस हवा को जो सांस की जगह बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक बैग में जमा कर देते हैं, ठीक है। हम उसको एक गुब्बारे जैसे तेली दे देते हैं कि आप अपनी हवा इसके अंदर निकाल दो। तो उसके अंदर जब हवा निकाल देते हैं तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैयर कर देते हैं। उसके बाद हम उसको एक सोल्यूशन पिला देते हैं, एक शरबत पिला देते हैं जिसके अंदर यूरिया होता है। तो जब वो यूरिया पी लेता है और उसके मैदे के अंदर चला जाता है, तो अगर उधर
एच पाइलोरी हुआ तो एच पाइलोरी उस यूरिया का ब्रेक डाउन करेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हम दोबारा उसको 15-20 मिनट बाद दूसरा बैग दे देते हैं कि अब आप इसमें हवा एक्सेल करो, मतलब अपनी हवा इसमें निकालो। जब वो उसमें निकालते हैं तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैयर करते हैं। तो अगर दूसरे वाले सैंपल में, मतलब ये कि सोल्यूशन के बाद वाले सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाले सैंपल से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैदे में बैक्टीरिया है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आया। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले सैंपल जितना है तो इसका मतलब ये है कि एच पाइलोरी टेस्ट नेगेटिव है, अंदर कोई एच पाइलोरी नहीं है। तो ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट हमारे पास बड़ा अथेंटिक टेस्ट है। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस के ऑप्शन हो गए। अच्छा, अगर किसी को डायग्नोज हो भी गया कि इसको एच पाइलोरी है, तो इसका जो इलाज है वो कन्वेंशनल थेरेपी से नहीं होता। कन्वेंशनल थेरेपी का मतलब ये है कि अगर किसी को मैदे में जलन हो रही हो तो वो कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे एसोमेप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, या सेमेटिडीन, रेनेटिडीन, जितनी भी मेडिसिन है जो मैदे के अल्सर के लिए यूज़ होते हैं, तो अगर आप इसके लिए सिर्फ ये दवाई यूज़ करोगे या आप अल्सानिक ले लोगे, ठीक है, तो इससे आपका वक्ती तौर पर तो ठीक है, आपके सिम्टम ठीक हो जाएंगे, मतलब चंद घंटों के लिए। लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होगा ये मसला आपको दोबारा आएगा। लिहाजा ये कन्वेंशनल थेरेपी इसका इलाज नहीं है। इसका अगर आपने सही इलाज करना है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। मतलब ये है कि हम 3 दवाइयाँ या 4 दवाइयाँ मिलाकर पेशेंट को देखते हैं, जिसको हम ट्रिपल रिजीम या क्वाड्रुपल रिजीम कहते हैं। ठीक है, तो आपने उस रिजीम को फॉलो करना है, आपने या तो ट्रिपल रिजीम को फॉलो करना है या क्वाड्रुपल को फॉलो करना है। ये आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, तो आपने इस रिजीम को फॉलो करना है और आपने कम से कम 2 हफ्तों तक फॉलो करना है। आपने 2 हफ्ते तक इन मेडिसिन को लेना है। अगर आप ये मेडिसिन नहीं लोगे और 2 हफ्तों तक नहीं लोगे तो आपका मसला फिर परमानेंटली हल नहीं होगा। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम तो मेडिसिन भी ले लेते हैं, हमने इसके लिए इलाज भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बुनियादी तौर पर 4 वजूहात की वजह से होता है। 4 रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर आप इलाज कर भी लोगे तब भी आपका मसला हल नहीं होगा। वो कौन-कौन से? सबसे पहला वो ये है कि अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंस हो, मतलब ये जो अंदर बैक्टीरिया पड़ी हुई है, आप इसके लिए दवाई खा रहे हो लेकिन वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गई, ये दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती, तो ज़ाहिर बात ये दवाइयाँ उसको फिर नहीं मार सकती और ये एच पाइलोरी वहाँ पड़े रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर कोई बंदा है जिसने 2 दफ़ा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मतलब उसने ट्रिपल रिजीम या क्वाड्रुपल रिजीम कर लिया और पूरा 14 दिन तक मेडिसिन खा लिए, 2 दफ़ा खा लिए, लेकिन उसको उसका मसला हल नहीं हुआ, तो फिर हम उस बंदे का ये कर दें कि हम एंडोस्कोपी के थ्रू इसका सैंपल ले लेते हैं। मतलब हम स्टमक के अंदर जाके एक कैमरा लेके जाते हैं और इस कैमरे के ज़रिए हम अंदर से थोड़ा-सा गोश्त का टुकड़ा ले लेते हैं, जिसका हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर एच पाइलोरी है या नहीं है, और अगर एच पाइलोरी है तो कौन-कौन से ड्रग, कौन-कौन सी दवाइयाँ उस पर काम कर सकती है। तो हम उसके लिए ये टेस्ट करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एच पाइलोरी है और इसके लिए ये दवाइयाँ काम करते हैं, तो फिर हम उस बंदे को वो वाली मेडिसिन दे देते हैं। तो अगर आपका एच पाइलोरी रेजिस्टेंट है तो उस पर दवाइयाँ काम नहीं करेगी। दूसरे नंबर पर ये है कि अगर आप डोज़ सही नहीं लोगे, जैसे कि रूटीन में इस्तेमाल होता है ना, अगर हम देखें तो जो पीपीआई है जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, लाइक ओमेप्राजोल है या एसोमेप्राजोल है या पेंटोप्राजोल जो भी है, तो उसकी जो रूटीन में हम ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल की डोज लेते हैं वो 40 मिलीग्राम है, और 40 मिलीग्राम में हम उसको कहते हैं कि आपने दिन में एक दफ़ा सुबह निहार मुँह एक गोली खानी है। अगर कोई बंदा है जो एच पाइलोरी के लिए भी यही रूटीन कर रहे हैं ना, कि कहते हैं कि इसका डोज तो यही है, डॉक्टर ने तो उसको बीडी का बताया था कि आपने सुबह शाम 2 टाइम खाना है, लेकिन बंदा कहे कि शायद डॉक्टर से गलती हुई होगी, ठीक है, उसने गलती से मुझे 2 टाइम का बोला होगा, ये तो लोग 1 टाइम खाते हैं, तो इधर फिर मसला बनेगा क्योंकि ये 2 टाइम ही है। आपने एच पाइलोरी के लिए ये सुबह भी खाने हैं और शाम भी खाने हैं, ये इधर डॉक्टर से कोई गलती नहीं हुई। ये रिजीम ही ऐसा है कि आपने इसमें हाई डोज लेना है, आपने सुबह भी एक गोली लेनी है, अगर आपने शाम को भी लेनी है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, अंडर डोजिंग करोगे, मतलब कम डोज में लोगे, दिन में एक दफ़ा खाओगे, तो सारी बात है फिर एच पाइलोरी तो नहीं मरेंगे और आपको ये मसला फिर भी रहेगा। तो ये दूसरी गलती है। अगर आपका या रेजिस्टेंट हो गई है या आपका अंडर डोजिंग हुई है, मतलब आप डोज सही से नहीं ले रहे, ठीक है, तो ये मसला हल नहीं होगा। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करोगे। कोर्स कौन कंप्लीट नहीं करेगा? ऐसे लोग जो ये दवाइयाँ जब लेते हैं और 3-4 दिन में उनको फ़र्क आना पड़ जाता है, वो कहते हैं कि बस अब तो हमारा मसला हल हो गया, हम ठीक हो गई, अब हम इसको 14 दिन तक नहीं खाते, हम इस कोर्स को पूरा ही नहीं करते, ठीक है, तो वो बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर ये बंदा बीच में छोड़ देता है तो ये दोबारा वापसी पर उसको ये अलामात होने लगेंगे और ये मसला उसका हल नहीं होगा, और इससे नुकसान ये होगा कि वो बैक्टीरिया और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और जो दवाइयाँ उसने पहले यूज़ की है वो दवाइयाँ उस पर अब काम नहीं करेगी। आप उससे तेज़ दवाइयाँ खाएंगे तब ये बैक्टीरिया मरेंगे, ठीक है। तो आप अगर बीच में कोर्स छोड़ दोगे तो इससे भी ये हल नहीं होता। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए, ज़ाहिर बात है आप मेडिसिन ले रहे हो तो किसी को कंस्टिपेशन भी हो सकती है, किसी को डायरिया भी हो सकते हैं, मुँह में मेटालिक टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए और इसकी वजह से आपने कोर्स को बीच में छोड़ दिया,
तो फिर भी आपका मसला ठीक नहीं होगा। और जो चौथी नंबर पर है वो है कि आप किसी प्रॉपर रिजीम को फॉलो नहीं करते। अक्सर लोग मैदे की जलन के लिए बस ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल ले लेते या अल्सानिक सिरप ले लेते और उसको खा पी लेते हैं, ठीक है। तो उसको वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है, लेकिन वो परमानेंटली हल इसका नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर रिजीम फॉलो नहीं करोगे, जिस तरह मैंने बता दिया कि ट्रिपल रिजीम है या क्वाड्रुपल रिजीम में, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो भी आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो लोग करते हैं, जो शिकायत करते हैं कि शायद इलाज के बावजूद हमारा मसला हल नहीं होता। तो अगर आप ये गलतियाँ करोगे तो इलाज के बावजूद भी आपका मसला कभी हल नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपने मुकम्मल इलाज कराना है, ठीक है, और आपने ठीक होना है, तो आपने इन गलतियों को नहीं करना। जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया आपने उस हिसाब से दवाइयाँ लेनी है। लिहाजा अगर किसी को भी ऐसा कोई मसला हो तो उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए और उसको बताए, तो उसके कुछ टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बाद उसको रिक्वायर्ड रिजीम पर डाल देंगे, तो इससे आपका मसला इंशाल्लाह कंप्लीटली हल हो जाएगा।